ऐसे समय पर सिर्फ एक अच्छे फंडामेंटल वाली इंश्योरेंस कंपनी ही आपका हैसल फ्री क्लेम सेटल करती है कि सस्ते से सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद लो, और सस्ते के चक्कर में वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उनके किसी काम का नहीं होता है। तो सबसे पहले पॉइंट पर इंश्योरेंस कंपनी के फंडामेंटल ही चेक कर लो, और कुछ चेक बिल्कुल मत करो। अस्पताल जाने से पहले के खर्चे और अस्पताल से आने के खर्चे बहुत हो चुके हैं, बहुत महंगा इलाज है। कैंसर जैसी बीमारियां, क्रिटिकल इलनेस जैसी बीमारियों में लाखों लाखों रुपए की दवाइयां आपकी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में चलती हैं। हे फॉक्स, फिर से आ गया है सैटरडे, और फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ गया हूं। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। फॉक्स, हेल्थ इंश्योरेंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक इमोशनल टॉपिक है, एक इमोशनल सब्जेक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस का इमोशनल कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया, आपने उसको पूरी तरह से समझ लिया, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए फिर बहुत ही यूजफुल है। लेकिन अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, इसके इमोशंस को नहीं समझा, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको समय आने पर धोखा दे देगा, फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। फॉक्स, हमारी लाइफ के अंदर दो तरह के क्राइसिस होते हैं। क्राइसिस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं उनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन सिर्फ दो ही हैं क्राइसिस के। एक है इमोशनल क्राइसिस और एक है फाइनेंशियल क्राइसिस। क्राइसिस इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, सभी की लाइफ में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन दोनों ही क्राइसिस की एक मजेदार बात है, दोनों बिल्कुल अलग तरह से होते हैं। अगर मैं इमोशनल क्राइसिस की बात करूं तो इमोशनल क्राइसिस कितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, टाइम के साथ सबसाइड हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा इमोशनल क्राइसिस खत्म होता चला जाएगा। एक कहावत भी है कि समय बड़े से बड़े जख्म को भर देता है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस इसके जस्ट उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट है। फाइनेंशियल क्राइसिस समय के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, इंटेंसिफाई होगा अगर आपने कोई रेक्टिफाइड स्टेप नहीं लिए हैं तो। सपोज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कोई जॉब छूट गई या कोई बिजनेस में लॉस हो गया और एक होम लोन चल रहा है, अगर आपने फाइनेंशियल रेक्टिफाइड स्टेप्स नहीं लिए तो वो लोन आपका बढ़ता चला जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो मल्टीपल होता चला जाएगा। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए रेक्टिफाइड स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हैं, और इन रेक्टिफाइड स्टेप्स में दो स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस और एक होता है टर्म इंश्योरेंस। बात मैं यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस की ही करूंगा, टर्म इंश्योरेंस की यहां पे बात नहीं करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से तब बचाएगा जब आप हेल्थ इंश्योरेंस के इमोशंस को समझेंगे। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस को समझने में बहुत आसानी होगी, और हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए फिर बेनिफिशियल हो सकता है। जनरली अगर मैं एक लेमैन की बात करूं, जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने का टाइम आता है तो उसके माइंड में सबसे पहले एक बात आती है कि सस्ते से सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद लो, और सस्ते के चक्कर में वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उनके किसी काम का नहीं होता है। सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी अच्छा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कैसी है इस पे सारा डिपेंड करता है। इंश्योरेंस कंपनी के फंडामेंटल्स सबसे पहले नंबर पर आते हैं। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो तो उसके फंडामेंटल्स जरूर चेक कर लो, और फंडामेंटल्स में भी उसकी ब्रांड इमेज, क्योंकि ब्रांड इमेज ये डिसाइड करती है कि आपका क्लेम कितना स्मूथली रिजेक्ट होगा या अप्रूव्ड होगा। इंश्योरेंस कंपनी कितना परेशान करेगी आपको या कितना प्यार से आपको क्लेम सेटल कर देगी। छोटे छोटे क्लेम 20-20, 30-30 हजार रुपए के क्लेम तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर देती है। एक्चुअल में तब पता चलता है जब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए के क्लेम आते हैं, जब कोई ट्रांसप्लांट होता है या कोई क्रिटिकल इलनेस किसी को हो जाती है। और ऐसे समय पर सिर्फ एक अच्छे फंडामेंटल वाली इंश्योरेंस कंपनी ही आपका हैसल फ्री क्लेम सेटल करती है। क्लेम सेटलमेंट रेशो, इनकर्ड क्लेम रेशो, सोल्वेंसी रेशो, ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आप चूज कीजिए। और मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि आप एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कीजिए, और जितनी भी ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इनको जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं जीएल साइज की बात करूं, कंपनी के साइज की बात करूं, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, तो वहां पर क्लेम में आपको बहुत बड़े इश्यूज आने वाले हैं नहीं। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री का कल्चर बताता है कि एचडीएफसी अर्गो 99% और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 97%, दो ही सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और इन्हीं के फंडामेंटल सबसे स्ट्रॉन्ग है, बाकी तो कंपनियां बहुत सारी हैं।
मेरी रिकमेंडेशन ये है इन दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। प्रीमियम हो सकता है थोड़ा सा हायर साइड पे हो, लेकिन जब क्लेम लेने जाओगे तो उस समय प्रीमियम नहीं दिखाई देगा। उस समय सिर्फ ये दिखाई देगा कि किसी तरह से ठीक हो जाऊं और मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, यानी कि मेरे हॉस्पिटल का बिल का जो बर्डन है वो मेरे सर पड़ना पड़े। तो सबसे पहले पॉइंट पर इंश्योरेंस कंपनी के फंडामेंटल ही चेक कर लो और कुछ चेक कर बिल्कुल मत करो। बाकी ब्रांड के फीचर्स की बात करो, आप पॉलिसी के फीचर्स की बात करो, तो वो तो सब सेकेंडरी हैं। और जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आज की डेट में अवेलेबल है, सभी के फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। 19-20 का सब में फर्क होता है। चलो अब हम फीचर्स की बात कर लें। सेकंड नंबर पर आता है कवरेज कितना हम ले रहे हैं। कवरेज का मतलब है कि सम एश्योर्ड आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो। 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए के सम एश्योर्ड को लेकर अगर मैं ये समझूं कि मैंने पता नहीं क्या खरीद लिया, तो बिल्कुल बेकार है बॉस। छोटे से शहर में रहते हो तो 5 लाख रुपए में आपकी बीमारी का, छोटी बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, 3 लाख रुपए में छोटी बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन दिल्ली, एनसीआर, मुंबई या बड़े शहरों में, बेंगलोर जैसे शहर में किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले गए तो 1 लाख रुपए पर डे, 1.5 लाख रुपए पर डे, 2 लाख रुपए पर डे तक का भी एक्सपेंसेस आ जाता है। 5 लाख रुपए की पॉलिसी आपकी 5 दिन नहीं चलने वाली है। तो एक सही अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना, यानी कि एडिक्वेट सम एश्योर्ड लेना, सबसे नंबर 1 पर आता, सबसे पहले नंबर पर आता है कवरेज। 10 लाख रुपए तो मिनिमम सोचो, इससे कम की सोचना भी मत। बाकी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जितना ले सकते हो आप, 50 लाख अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना परचेज करो। 50 लाख रुपए का समय छोड़ भी आने वाले टाइम में कम पड़ जाने वाला है। सबसे पहले नंबर पर आपके इंश्योरेंस कंपनी के फंडामेंटल्स, और सेकंड नंबर पर आपका होना चाहिए समय छोड़, यानी कि कवरेज आप कितना ले रहे हो, एक सफिशिएंट अमाउंट का कवरेज। कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स भी कहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं कि टॉप अप पॉलिसी बहुत बढ़िया होती है, और मैं हमेशा कहता हूं कि टॉप अप पॉलिसी अच्छी है अगर आपका बजट कम है। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अफोर्ड कर सकते हैं ठीक ठाक प्रीमियम के साथ, तो आप अपना बेस कवर ही बढ़ा रखिए, क्योंकि टॉपअप से क्लेम लेना उतना आसान नहीं होता है जितना आसान बेस पॉलिसी से लेना होता है। क्योंकि टॉपअप के अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस टफ होती हैं, उसका प्रोसीजर बहुत टफ है, पेपर फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। आपको पहले एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस की बेस पॉलिसी है, वहां से क्लेम सेटलमेंट लेटर देना होगा, उसके बाद कहीं जाके आपका क्लेम सेटल होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप बेस पॉलिसी को आप बढ़ा रखिए। सेकंड नंबर पर आता है, आप एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जिसमें रिस्टोरेशन का बेनिफिट हो, मल्टीपल रिस्टोरेशन, यानी कि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का आजकल जमाना है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की भी पॉलिसी ले ली, कैंसर जैसी बीमारी हो गई जिसमें रेगुलर कीमोथेरेपी होनी है, आप किडनी की बीमारी हो गई, रेगुलर डायलिसिस होना है, तो वहां पर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन काम करता है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन को ध्यान रखिए, उसको जरूर आप ऐड कीजिए। और आजकल अनलिमिटेड क्यूमुलेटिव बोनस भी आ गया है जो आपके इन्फ्लेशन को बीट करता है। जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं उन सभी में अनलिमिटेड क्यूमुलेटिव बोनस का ऑप्शन अवेलेबल है ऑलरेडी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग है नेटवर्क हॉस्पिटल। कहाँ रहते हो, कौन से शहर में रहते हो, वहां कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो आप पसंद करते हो, उसको आपको लगता है कि ये मेरी रेटिंग के हिसाब से एक अच्छा हॉस्पिटल है जहां ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो वो भी आप देखिए कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने हैं उस इंश्योरेंस कंपनी के जिसका आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक चूज करने जा रहे हो। लेकिन सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चूज करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। नेटवर्क हॉस्पिटल्स कम ज्यादा हो सकते हैं। आज एक एक्स हॉस्पिटल एक ए कंपनी में है, कल को हो सकता है वो बी कंपनी में हो जाए, कल को हो सकता है ए कंपनी से भी उसको डिलीट कर दिया जाए। तो नेटवर्क हॉस्पिटल आप देखिए, लेकिन सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल के बेस पे आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है 6 नंबर पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अस्पताल जाने से पहले के खर्चे और अस्पताल से आने के खर्चे बहुत हो चुके हैं, बहुत महंगा इलाज है। कैंसर जैसी बीमारियां, क्रिटिकल इलनेस जैसी बीमारियों में लाखों लाखों रुपए की दवाइयां आपकी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में चलती हैं। तो मैक्सिमम होना चाहिए। आजकल 90 डेज प्री आ गया है, 180 डेज पोस्ट हो गया है, यानी कि 240 तक भी चला गया कुछ कंपनीज के अंदर। बजाज के पास एक पॉलिसी है माई हेल्थ केयर, जहां आप 240 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तक भी ले सकते हो, लेकिन उस प्लान के अंदर बाकी और फीचर्स में शायद वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसी तरह से आप उसको कंपेयर कीजिए कि आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मैक्सिमम रखना है। नेक्स्ट आएगा रोबोटिक सर्जरीज पर कैपिंग। फॉक्स, नीवा, बुपा का रीएश्योर और रीएश्योर 2.0 के अंदर रोबोटिक सर्जरीज पर 1 लाख रुपए की कैपिंग है, 4 सर्जरियों को छोड़कर। ये कैपिंग आपने नहीं लेनी है। अब नीवा बुपा का अगर कोई और प्लान ले रहे हो तो वो ठीक है जहां पर कैपिंग नहीं है, लेकिन किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आप वो प्लान सेलेक्ट कीजिए जिसमें रोबोटिक सर्जरीज पर किसी तरह की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब जो टाइम है एआई का जमाना है, सारी सर्जरियां आप कोशिश करते हैं डॉक्टर्स की रोबोटिक की जाएं, क्योंकि रोबोटिक सर्जरीज थोड़ी सी उसमें ब्लड लॉस कम होता है, हीलिंग बहुत जल्दी होती है, पेशेंट फ्रेंडली होती है। तो रोबोटिक सर्जरीज पे आपको कैपिंग नहीं लेनी है। इनफैक्ट कैपिंग और सब लिमिट तो आपको किसी भी पॉलिसी में नहीं लेनी है किसी भी चीज पर।
क्योंकि ऑलरेडी सब लिमिट्स और कैपिंग के साथ हॉस्पिटल का इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है। अगर आपने अपनी पॉलिसी में भी सब लिमिट और कैपिंग को ले लिया तो फिर आपके लिए वो सही नहीं होगा। आपको बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन आपके सर पे आ सकता है, बहुत सारा पैसा आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ सकता है। तो सब लिमिट और कैपिंग्स को भी आपको अवॉइड करना है, स्पेशली रूम रेंट की कैपिंग या किसी बीमारी के हिसाब से सब लिमिट है तो उसको नहीं लेना है। नेक्स्ट है एनुअल हेल्थ चेकअप। एनुअल हेल्थ चेकअप एक ऐसा फीचर था पहले तो कि सब पॉलिसीज में इनबिल्ट होता था, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनियों ने उसको एज ए एड ऑन कर दिया है। आपको लगता है कि एनुअल हेल्थ चेकअप की आपको जरूरत है तो ले लीजिए, नहीं तो आप उसका प्रीमियम कम कर लीजिए, यानी कि उसको एड ऑन का प्रीमियम आप उसमें ऐड मत करिए। तो अगर आप एक ऐसी पॉलिसी खरीद रहे हैं जहां पे इनबिल्ट है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसी पॉलिसी ले रहे हैं जहां पे एड ऑन है तो आप उसको मत लीजिए, आप अपना प्रीमियम कम कर लीजिए, आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ा लीजिए। मेरी अपनी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और एडवाइस भी है आपको कि आप एनुअल हेल्थ चेकअप लेने की जगह पर एक आप एडिशनल सम एश्योर्ड उसमें आप ऐड करके रखिए। डे केयर ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, ये सारे आजकल सभी पॉलिसीज में कवर हैं, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए कि ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी में कवर होनी चाहिए। आयुष ट्रीटमेंट जो कि आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सारी चीजें कवर करता है, ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी में होनी चाहिए। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सभी को कहता हूं और सारे यूट्यूबर्स भी कहते हैं, सब कहते हैं कि आपको अपनी पीईडी पहले से अगर कोई बीमारी है तो उसको डिक्लेयर करना ही है। डिक्लेयर किए बिना तो पॉलिसी लेने का मतलब ऐसे मान के लीजिए आप क्राइम कर रहे हो अपने साथ, अपने पैसे को आप गड्ढे में डाल रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। पीईडी जो भी है आप डिक्लेयर कर दो। बीपी, शुगर जो भी है, क्रिटिकल इलनेस है तो पॉलिसी मिलेगी ही नहीं, या मिलेगी तो कोई स्पेसिफिक पॉलिसी मिलेगी जहां पे आपको परमानेंट एक्सक्लूजन लगने वाला है उस पर्टिकुलर बीमारी पे, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारी टफ होने वाली है। तो पीईडी को डिक्लेयर किए बिना पॉलिसी लेने का मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप पैसे देकर पॉलिसी का कवर नहीं ले रहे हो। जब भी क्लेम की जरूरत पड़ेगी तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम को रिजेक्ट कर देना है और आपका प्रीमियम भी वो आपको वापस नहीं करेगी। सो ये 6-7 पॉइंट हैं जिन पे अगर आपने ध्यान दे लिया, आपने उसको समझ लिया, तो फिर आपके लिए पॉलिसी यूजफुल है, अदरवाइज आपके लिए पॉलिसी यूजफुल नहीं है। ये वीडियो छोटा सा है, मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स को कवर करूं, कुछ छूट गया है तो आप मुझे बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।